तो अतुल सावे अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। औरंगाबाद से आते हैं, संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर जिसका नाम किया गया था, इनका भी बड़ा दिलचस्प इतिहास है। इनके जो पिता है वो शिवसेना के पहले मेयर थे, तब औरंगाबाद कहा जाता था, औरंगाबाद महानगर पालिका के। बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाते थे, शिवसेना के पहले सांसद भी बने औरंगाबाद से। लेकिन अतुल सावे बीजेपी में आए और मंत्री पद का मौका भी उनको मिल रहा है। हमारे साथ में शपथ घेतो की मेहमान जुड़े हुए हैं, स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या। तो चलिए, प्रदीप भंडारी हमारे साथ में है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कृष्णा हेगड़े हमारे साथ में है, प्रवक्ता शिवसेना के। किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के, और महेश चव्हाण एनसीपी एसपी के। शुरुआत करेंगे कृष्णा हेगड़े जी, आपकी पार्टी से ही शुरुआत हो गई। नरेंद्र भोंडेकर जो आपके पार्टी के उपनेता है, विदर्भ के समन्वयक है, पार्टी के पदों से इस्तीफा भी दे दिया, अभी तक शपथ ग्रहण भी पूरा नहीं हुआ है। 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, जैसे ही पता चला कि मंत्री पद में मौका नहीं मिल रहा है, इस्तीफा दे दिया। कृष्णा हेगड़े। साहिल जी, मुझे लगता है, देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है, आज 39 जो मिनिस्टर्स स्वेरिंग इन कर रहे हैं, इसमें मराठा भी है, ओबीसी भी है, धंगर भी है, वंजारी भी है, बंजारा भी है, और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला है। मुझे लगता है कि इसके पहले जो कैबिनेट था, बहुत सारे जो सीनियर मिनिस्टर्स वहां पर काम किए, उनको फिर से मौका मिला है। तो एक कंटिन्यूटी है महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के प्रगति के लिए, और जो जो योजनाएं। कृष्णा हेगड़े जी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। देखिए, वो उनका पर्सनल कोई रीजन होगा जिनके वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई कामकाज का फर्क पड़ेगा। ये हमारा जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, नहीं, हम बात कर चिट्ठी लिखी है कृष्णा हेगड़े जी, नरेंद्र भोंडेकर ने चिट्ठी लिखी है कि नाराजगी की चिट्ठी लिखी है उन्होंने एकनाथ शिंदे को। कई लोगों को इच्छा थी मंत्री बनने की। साहिल जी, देखिए, सभी का मन करता है कि मंत्री बने, कि सभी का मन करता है विधायक बने, सभी का मन करता है कि महामंडल के चेयरमैन बने। उनके जो नाराजगी है, एकनाथ शिंदे जी बात करेंगे, उनको मना लेंगे। वो हमारे नेता है, साथ में बैठ के एक घर का, एक परिवार का एक इशू है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए, अगले मंत्री शपथ ले रहे हैं, सुन लेते हैं कि कौन शपथ ले रहा है, और उसके बाद दोबारा मैं आता हूं आपके पास में। नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी अशोक जनाबाई रामाजी उईके ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। अशोक उईके ये पहले भी मंत्री रह चुके थे, हालांकि तब उनको 3 महीने का मंत्री बनने का मौका मिला था 2019 में, और अब दोबारा उनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल में देख रहा था, कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उसमें 9 नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 19 लोग शपथ लेंगे बीजेपी की तरफ से, उसमें से 7 ओबीसी चेहरे हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से ओबीसी समाज का समर्थन रहा इस चुनाव में, उसके लिए ओबीसी समाज से इतने चेहरे हमको दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी। देखिए, इस देश ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं, और हम हमेशा से सोशल यूनिटी में विश्वास रखते हैं। और जरूर मैं मानता हूं कि ओबीसी समाज के लिए हम कंप्लीटली साथ में खड़े, बाकी सब समाज के लिए भी खड़े, सबका साथ सबका विकास में। पर एक छोटी सी बात आप कहना चाहूंगा, अभी के शपथ ग्रहण में और जो इंडिया अलायंस का शपथ ग्रहण हुआ था झारखंड में, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है साहिल जी। कांग्रेस पार्टी ने एक भी ओबीसी मिनिस्टर अपने कोटे से नहीं बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी ओबीसी मिनिस्टर्स बनाए, और यही हम दोनों के बीच में डिफरेंस है। तभी कांग्रेस पार्टी 50 साल तक ओबीसी कमीशन को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। यूथ और एक्सपीरियंस दोनों यहां पे, पंकजा मुंडे जी भी हैं, गिरीश महाजन भी है, नए युवा चेहरे भी आए हैं, तो सब समाज को साथ में लेकर ले जाने का प्रयास किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली विकसित महाराष्ट्र ही लक्ष्य है। किशोर तिवारी, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि और पटाखे फूटेंगे शिवसेना में? वहां पर पहले ही नरेंद्र भोंडेकर इस्तीफा दे चुके हैं, आपके विदर्भ से ही आते हैं, भंडारा से जीत कर आते हैं, तो क्या और पटाखे फूटेंगे? कई लोगों को एक अनार 100 बीमार टाइप की चीज है, कई लोगों को मंत्री बनना है, मौका नहीं मिल रहा है। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। बताता हूं, मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे नरेंद्र भोंडेकर पे अन्याय हुआ, पिछले वक्त भी उन्हें पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार
एक मिनट किशोर तिवारी जी, शंभूराज देसाई यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, कोणाच्याही विषयी पश्चिम महाराष्ट्र से जीत कर आते हैं। आकस न बाळगता शंभूराज देसाई, जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की प्लानिंग हो रही थी, शंभूराज देसाई एकनाथ शिंदे के साथ पहले दिन से खड़े थे, ईश्वर साक्ष शपथ करीबी माने जाते हैं। किशोर तिवारी जी, आपका जवाब खत्म करिए। मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला आज पहला दिन है कोणतीही बाब और असा मंत्री म्हणून कॉम्प्रोमाइज किया गया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको देवेंद्र ने फिर से बना लिया है। फिर व्याभिचारी मिनिस्टर हो या भ्रष्टाचारी हो, सबको बनाया है। तो किसी से भी कोई अन्याय किया नहीं है। और क्लासिक जिस पर केसेस थे, हसन मुशर्रफ ले लो, संजय राठौड़ ले लो, आप धनंजय मुंडे ले लो, तो पंकजा मुंडे ले लो, ऐसा एक भी मिनिस्टर नहीं है जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। एक करप्ट मिनिस्ट्री, इतनी करप्ट कि अडानी समर्पित मिनिस्ट्री कहूंगा मैं। और कृष्णा जी, विधायक बनने की इच्छा बहुत लोगों को रहती है, लेकिन तुम्हारा चांस तो गया ना। अभी तो लूट फरोट है। और मैं बता रहा हूँ, आशीष शेलार, व सत्सद किशोर तिवारी जी, आशीष शेलार शपथ ले रहे हैं, बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, व कायदा मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तऱ्हेच्या लोकांना कई बार मौका चूका, लेकिन आखिरकार अब मौका मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस की मंत्रिमंडल में, जय शाह के करीबी माने जाते हैं, न्याय बीसीसीआई में ट्रेजरर, एमसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अब यहां पर शपथ लेते हुए प्रदीप भंडारी, किशोर तिवारी का आरोप तो आपने सुना। अब तक जितने मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें हसन मुशर्रफ हो गए। संजय राठौड़ को लेकर तो 2022 में भी बीजेपी का कहना था कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, दोबारा उनको मंत्री बनाया गया। असा मंत्री म्हणून आशीष शेलार की बात सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रदीप भंडारी, जो किशोर तिवारी ने कहा, उसका जवाब दे दीजिएगा। आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी देखिए साहिल जी, मैं किशोर जी को कहना चाहता हूं कि किशोर जी के पास अगर कोई भी एविडेंसेस है, तथ्य हैं, वो कोर्ट के दरवाजे जा सकते हैं। पहले दिन आज मंत्री पद का शपथ हो रहा है। किशोर जी, मैं समझ सकता हूं कि सबसे घटिया परफॉर्मेंस महाविनाश अघाड़ी ने करा है, इनका अलायंस साथ में है कि नहीं ये इनको गारंटी नहीं है। बाकी इनको कोई तथ्य है तो जाए, महाराष्ट्र की जनता के सामने तो पूरे चुनाव में यही बात कही थी। अब इनको मैं कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म हो चुका है और आप ऑपोजिशन के अंदर है, आपको आत्मचिंतन पहले करने की जरूरत है। वही मुद्दे आप उठाएंगे जो आपने कैंपेन के अंदर उठाया था, तो आपस से जनता जो है आपको आने वाले बीएमसी इलेक्शंस के अंदर भी धूल चटाएगी। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि खट्टे अंगूर है आपके लिए, आपको हाथ में नहीं मिला तो अभी आप पुराने आरोप निकाल रहे हैं। भाई मंत्री बन गए वो लोग, चुनाव जीत गए, मंत्री बना रहे हैं। नहीं साहिल, मैं बता रहा हूँ कि एक अपनी बेटी से कम छोटी लड़की पे बलात्कार करके उसके खून करने का आरोप चित्रा वाघ यानी बीजेपी ने लगाया था। कल उन्होंने सागर बंगले पे देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग कर एकनाथ शिंदे को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप है सर। आप जरा थोड़ा सा आप जो है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए उसमें। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप है उन पर, जो चित्रा वाघ ने लगाया था। सही बात है, आगे बताइए। अरे देखो, चित्रा वाघ जी ने क्या क्या बोला वो सब टेप मैं भेज दूंगा, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, कल सागर बंगले में संजय राठौड़ जाके मिले। उनके साथ एक सूटकेस भी था। अरे भाई, मैं आगे बता रहा हूं, कभी क्लीन चिट नहीं मिली। पूजा चौहान को के आत्मा को शांति मिलने के लिए इनको मिनिस्ट्री में मत लो, ऐसा चित्रा वाघ जी ने कल ही मांग की थी। ये क्या चल रहा है? देखो, जितने पर ईडी सीबीआई के करप्शन के चार्जेस है, एक भी केस में विड्रॉ हुए नहीं है। और वो कहाँ है, वो भांडुप वाले कहाँ है हमारे किरीट सोमैया जी? उनके दिल पर कितनी गुजर रही होगी। किशोर जी, हाँ, अरे बेटा, संजय राठौड़ को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, थोड़ा पढ़ के आइए। किसने दिया? अरे थोड़ा पढ़ के आइए। आज के समय जनता आपको ये बरचा रही है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको लगता है कि भैया आपके पास कुछ नए एविडेंसेस हैं? भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, आपके पास नई इन्वेस्टिगेशन है, जाइए कोर्ट। आज के दिन वापस से जनता आपको सबक सिखाएगी, क्योंकि आप मैंडेट नहीं स्वीकार रहे। पहले शुरुआत करते ईवीएम से, फिर जाके करप्शन पे, फिर जाके अटेम्प्ट टू सुसाइड में।
बोलिए आज की सारे जनता, भ्रष्ट आज ले जाके लिए। हम आत्मचिंतन करेंगे। जो सामने सारे है वो भ्रष्ट विकास की ले जीत लिए। हो रही है, विकास की जीत, सारे एक भ्रष्ट तरफा जीत, लोगों एक है को तो सेफ है मिनिस्टर की बना जीत। दिया। पर आप सोचिए जिसने- आपकी पार्टी साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। कल ही राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी का अपमान किया है, क्या राहुल गांधी के साथ में रहेंगे तब भी? ये सवाल आपको पूछना चाहिए उद्धव ठाकरे से, अगर थोड़ा मेरा सा भी ईमान जवाब बचा देने है का तो। था। वरना राजनीतिक अवसरवादिता इतना हद तक मत चले जाइए, इतनी राजनीतिक अवसरवादिता तक मत चले किशोर जाइए। तिवारी, कि आपको जिस दिन जवाब तो जनता देना आपको होगा। सामने जो बता इस रही बीच है कि विकास की ठीक है, ठीक है। प्रदीप भंडारी इस बीच दत्ता भरणे शपथ ले रहे हैं और अभी अदिति तटकरे यहाँ पर शपथ ले रही है। अदिति तटकरे के जो महिला बाल कल्याण विभाग है उनकी तरफ से लाडली बहना की स्कीम लाई गई थी और उस स्कीम के यशस्वी होने की वजह से एनडीए के सर पर यह सेहरा चढ़ा है जीत का। हालांकि सिर्फ 4 महिला मंत्री 43 लोगों के मंत्रिमंडल में ली गई है, उसमें से 3 मंत्री बीजेपी की तरफ से है और 1 महिला मंत्री एनसीपी से बनी है। शिवसेना ने किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक चीज प्रदीप भंडारी, मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा यहाँ पर। चित्रा वाघ खुद इस मामले में हाईकोर्ट के सामने उन्होंने पिटीशन फाइल किया और वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो बात अलग है। लेकिन किशोर तिवारी वो कह रहे हैं कि भाई सावरकर पर इतना हमला हुआ, आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब संजय राठौड़ शपथ ले रहे हैं, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, आपके ही सरकार के समय पे क्लीन चिट दी गई थी। अब काहे के लिए उसको लेकर इतना सवाल उठा रहे हैं आप? हो गया, आप मंत्री बन रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मैं देवेंद्र की इस देवेंद्र 3 के अंदर मैं चाहता था कि चारित्र्य संपन्न और व्याभिचारी लोगों को स्थान न मिले। लेकिन क्या हुआ, जितने लोगों पर ईडी सीबीआई के चार्जेस थे उनको लेकर आ गए। अब मुझे बताइए, व्याभिचारियों को भी लेके आ गए और द्विवारिया प्रतिबंधक कानून का उल्लंघन करने वालों को तो शुरुआत में ही शपथ दिला दी गई। ऐसी भ्रष्ट मंत्रिमंडल के साथ लेकर देवेंद्र कैसा काम करेंगे? मुझे देवेंद्र पे बहुत दया आने लगी। नरेंद्र भोंडेकर का कैसा हुआ? अरे मुझे दया आ रही है। दया आनी चाहिए आपको, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे में दया आनी चाहिए कि वीर सावरकर जी का अपमान पर अपमान हो रहा है और आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक खत तक नहीं लिख सकते और अलायंस तक नहीं तोड़ सकते। अरे जमानत जब के करीब आ चुके हैं, बीएमसी में भी यही हाल होने वाला है। आधी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जा चुके हैं और चले जाएंगे एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना के साथ में। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश रखना है, आपकी प्रायोरिटी वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी को आगे ले जाना नहीं है। इसीलिए आपका ये हश्र हुआ है और आगे चल के बीएमसी के अंदर भी हश्र होगा। एक बार इस शो में नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी ने जो कल वीर सावरकर जी पे बोला वो गलत बोला पार्लियामेंट के अंदर। इसके पहले तो कहते थे चुनाव के अंदर कि भाई वीर सावरकर जी के पूरे भक्ति के भजन के अंदर उनकी वीर सुपूत के ऊपर राहुल गांधी जो है वो बड़ी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब क्या हुआ, जवाब दीजिए आप। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन सवाल तो सही है ना कृष्णा हेगड़े कि भाई आखिरकार संजय राठौड़ को लेकर बीजेपी ने कितने सवाल उठाए थे। आपको याद होगा उनका यह कहना था कि संजय राठौड़ को मंत्री पद में नहीं लेना चाहिए। 2022 की बात है, तब तो पॉलिटिकल कंपल्शन का नारा दिया गया। अब क्या हुआ? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो हमें इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमें साफ चेहरे चाहिए, पैरामीटर्स लगाए जाएंगे। किस पैरामीटर के तहत संजय राठौड़ दोबारा मंत्रिमंडल में हमको दिख रहे हैं? कृष्णा हेगड़े। साहिल जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वो दोषी पाए गए? बिल्कुल नहीं। और वो जनता की अदालत में गए, वो जीत के आए। लेकिन किशोर तिवारी जी का हालत देखिए, ये राम विरोधी, सनातन विरोधी, सावरकर विरोधी लोगों के साथ घूमते हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं। उसके बाद उनका कार्यकाल देखिए, लेडीज बार से वसूली 100 करोड़ रुपए का, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखने का काम, जो मेट्रो शेड है, कार शेड है, कोस्टल रोड है, जितने सीलिंग है, सभी कॉन्ट्रैक्टर से वसूली। उनका सरकार का नाम था महावसूली सरकार, महावसूली आघाड़ी। और जनता के बीच में हम भी गए और वो भी गए, उन्होंने भी आरोप लगाया। उस महावसूली में कृष्णा हेगड़े,
माझी कामे निष्ठापूर्वक व पूरा साफ कर दिया। पार पाडील। जो लोग अपने आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने उनको साफ कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। और अभी भी किशोर तिवारी जी को बस एक सलाह देता हूं कि महाराष्ट्र के जनता के हित में बात कीजिए, योजनाओं के बारे जो में बात महावसूली का कीजिए, आरोप लगाया था ना विकास के बारे में बात कृष्णा हेगड़े कीजिए, जी, और ये रोना धोना बंद कृष्णा कीजिए। हेगड़े जो महावसूली का आरोप लगाया था ना, महेश चव्हाण हमारे साथ में है, जो महावसूली का आरोप लगाया गया था ना, उसमें एक आरोपी उसमें से जो चार्जशीट थी किरीट सोमैया जी की, उसमें एक आरोपी तो अपने हसन मुशर्रफ भी थे। आज हसन मुशर्रफ भी वहां पर शपथ ले रहे थे। एक आरोप उन पर भी लगा था उस महावसूली में, 11 नाम थे ना, उसमें से एक आरोप तो हसन मुशर्रफ भी थे, पुराने सहयोगी महेश चव्हाण जी के। महेश चव्हाण जी, कैसा लग रहा है आपको? सारे के सारे मंत्री शपथ लेने, भुजबल नहीं है उसमें, लेकिन छगन भुजबल। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो जिन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लोगों के कल्याण के लिए ये सरकार पूरी लगन से काम करेगी। और जहां भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जितने भी लोगों के कल्याण के लिए प्रयास किए जाएंगे इस सरकार की तरफ से, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो सभी में हमारा सहयोग रहेगा। और अगर कहीं जरूरत पड़े तो मजबूत विपक्ष के नाते हम उनका विरोध भी करेंगे जनता को न्याय दिलाने के लिए। अब यहाँ पर साहिल जो मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने कहा कि हसन मुशर्रफ जैसे नेता ने भी शपथ ली है। अरे वहां पर अजीत पवार खुद, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के 25,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जिन्होंने किए थे, उनके साथ वो भी तो बैठे हैं, वो तो उनके मुखिया है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी आपने बताया कि शिंदे की तरफ से किसी भी महिला को शपथ नहीं दिलाई गई। ये बहुत दुर्दैवी है, क्योंकि जिस तरीके से शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना का क्रेडिट लिया था, हमें लगा था कि उनकी तरफ से कोई ना कोई महिला को। बताइए, बात बताइए महेश चव्हाण जी, धनंजय मुंडे तो जब शरद पवार, मतलब आप लोग साथ में सरकार में थे तब भी तो मंत्री बने थे। आज आपको धनंजय मुंडे से दिक्कत हो रही है। हसन मुशर्रफ तो तब भी मंत्री बने थे। कल आपकी सरकार बनती है, हसन मुशर्रफ आपके साथ आते, तब आप उनको मंत्री नहीं बनाते। अब अजीत पवार बना रहे तो आप कह रहे हैं कि भाई हसन मुशर्रफ को कैसे मंत्री बना सकते हैं? भ्रष्टाचार के आरोप थे उन पर। साहिल जी, यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क है। हसन मुशर्रफ जी, धनंजय मुंडे जी या अजीत पवार जी, इन किसी भी पर हम लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक भी आरोप नहीं लगाया था। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप है पूरे के पूरे बीजेपी ने लगाए थे। इसलिए हमें दिक्कत है कि जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उन्हीं को मंत्री बनाया जा रहा है, तो इनको दिक्कत क्यों नहीं है? यह पहला जवाब मेरा आपके सवाल का। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग ने देखा कि मुख्यमंत्री पद के लिए, गृह मंत्री पद के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, रेवेन्यू के लिए, सब मिनिस्टरशिप्स के लिए यहाँ पर झगड़े हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लाडली बहन का क्रेडिट ये तीनों भी नेताओं ने लिया था, तीनों भी पार्टियों ने लिया था, एक भी पार्टी यहाँ पर महिला विकास मंत्रालय के लिए झगड़ते हुए या वाद विवाद करते हुए हम लोग ने देखा नहीं। तो ये खुद को लाडले भाई कहते हैं, लाडली बहनें कहते हैं, और फिर महिला विकास इनको नहीं। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जी, इतनी कम महिलाएं कैसे? बीजेपी ने तो चलो 3 महिलाओं को ले लिया, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी देखिए, एकनाथ शिंदे क्रेडिट ले रहे थे कि भाई महिला विकास हमने किया है, महिलाओं के लिए हमने ये योजना लाई है, इसके वजह से हम चुनाव जीते हैं। लेकिन मंत्री देते समय तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ये कैसे हो रहा है? पहले मैं मेरे मित्र महेश जी को कहना चाहता हूं, दिसंबर 7, 2024 की बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल की वर्डिक्ट को पढ़िए, जिन्होंने अजीत पवार जी के ऊपर जो अपना केस है वो डिसमिस कर दिया। अगर आपके पास कोई नए एविडेंसेस है, नवंबर में फैसला आया, स्पष्ट स्टैंड है, कोई भी किसी के ऊपर नवंबर में फैसला आया जी, दिसंबर के अंदर। अभी वापस से 4 दिसंबर वो ट्रिब्यूनल, तो इसको चैलेंज करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जाके पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज करेगा ना इसको, बेनामी प्रॉपर्टी के मामले को। ट्रिब्यूनल के नए एविडेंसेस, मैं कह रहा हूं कि अभी चैलेंज किया उसको, बेनामी ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया। आगे भी जाके चलेगी कार्रवाई, जैसे जैसे एविडेंसेस होगी, हम वो कार्रवाई रुकने नहीं वाली है। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो है साहिल जी, वो एनडीए का रिप्रेजेंटेटिव है, भले वो भाजपा हो, भले वो एकनाथ शिंदे शिवसेना हो, भले वो एनसीपी हो, और सब हम एनडीए का लक्ष्य है विमेन लेड डेवलपमेंट। अब वो विमेन लेड डेवलपमेंट है, भले भाजपा ने 3 कहे या एकनाथ शिंदे, अल्टीमेटली सब एनडीए के हैं और अल्टीमेटली आपका मंत्रिमंडल है बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, सम्मान की राशि प्रदीप भंडारी, आपका मंत्रिमंडल है बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए अभी नरहरी झिरवल
नरहरी झिरवल यहां पर शपथ ले रहे हैं। नरहरी झिरवल ये उपाध्यक्ष थे, यानी राहुल नार्वेकर अध्यक्ष बनने के पहले उपाध्यक्ष वहां पर थे, और इनके नोटिस के आधार पर पूरी कार्रवाई चली थी शिवसेना के विधायकों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन कानून के तहत। और इन्होंने रिमार्क दिया था कि शिवसेना का व्हिप का उल्लंघन एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए जो 7 विधायक गए थे, वो उन विधायकों ने किया हुआ है उल्लंघन। हालांकि राहुल नार्वेकर ने वो बात नहीं मानी, वो बात अलग है, लेकिन रिमार्क इनका था। आज यही हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मंत्रिमंडल में यहां पर शपथ ले रहे हैं। प्रदीप भंडारी, अपनी बात खत्म करिए। आदिवासी विभाग से, आदिवासी इलाके से आते हैं नरहरी इससे झिरवल। यही दर्शाता है प्रदीप भंडारी। देखिए साहिल जी मैं यही कह रहा था कि हमारा मकसद यही है कि जो भी विकास के रथ पे जुड़ना चाहता है, जिसको भी जनता का समर्थन है, वो हमारे साथ में महायुक्ति में महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन आगे चल के इकोनॉमी बनाने में जुड़ सकता है। किसके ऊपर भी कोई केस है वो रुकने नहीं वाले हैं, जो हमारी तरफ आए उस तरफ जाए, ये स्पष्ट है। अगर हमारे विरोधियों के पास कोई एविडेंसेस है किसी के बारे में भी, तो वो कोर्ट के दरवाजे को ठकठका सकते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, वो ओपन है इस बात को। परंतु आज इन सबको ये स्वीकारना पड़ेगा। पहले किशोर तिवारी जी ने पूरे डिबेट में अभी तक नहीं कहा कि वीर सावरकर जी का जो अपमान हुआ है, महाराष्ट्र के वीर सपूत, देश के वीर सपूत है, जिसको उद्धव ठाकरे की पार्टी कागज दिखा रहे हैं किशोर वीर तिवारी, सावरकर को अपने दिल में रखते हैं। क्या कागज दिखा रहे हैं किशोर तिवारी? आप वो कागज ही दिखाएंगे, सावरकर का भी जवाब दे दीजिएगा भाई। ये देखो, हाँ किशोर तिवारी, कागज का क्या कागज दिखा रहे हैं? नहीं, ये मेरे पास गौतम अडानी जी ने जो लिस्ट दी थी मंत्रिमंडल की, उसमें जिनके नाम नहीं है उनको लिया गया नहीं है। तो गौतम अडानी जी का एक अप्रूवल और भी है कि 52 पुणे ऊर्जा मंत्र। अरे रुको, मतलब ये टच में, मतलब उद्धव ठाकरे गौतम अडानी के साथ टच में, मतलब आज इन्होंने शो पे मान लिया कि उद्धव ठाकरे जी गौतम अडानी के साथ टच में। तिवारी जी, मुझे लगा आप थोड़े, अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे भैया ये इनको पहले सावरकर का जवाब दे दीजिए ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना साहिल, सावरकर की भ्रष्टना हम सहन करेंगे नहीं, और हम उसका निषेध करते हैं, और सावरकर का अपमान हम सहेंगे नहीं, और कांग्रेस अगर अपमान करती है तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, यानी नहीं रहेंगे। और एक बात है, मैं क्लियर कर रहा हूं कि वहां पर गलती हो गई है। वहां उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र थांबणार नहीं, वहां पर एक शब्द चूक गया है, महाराष्ट्र आता भ्रष्टाचारात थांबणार नहीं, ऐसा था, ऐसा लिखना था। और ये पूरे करप्ट लोगों महेश चव्हाण जी की पार्टी, श्री संजय शकुंतला पांडुरंग उन्होंने कहा कि भाई उसके बारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब आइए महेश चव्हाण जी से पूछेंगे। साहिल जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अभी किशोर तिवारी कह रहे थे कि सावरकर के बारे में कांग्रेस जो कहती है वो सहन नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं कि अडानी के बारे में जो कहा जाएगा वो सहन नहीं किया जाएगा। तो जो कांग्रेस कहती है वो उनके ही समर्थक, उनके ही सहयोगी दल सहन नहीं करना चाहते। कल आपके सांसद ने कह दिया कि भाई अडानी पर काहे के लिए बार बार चर्चा हो रही है, किसानों पर चर्चा करिए। तो कांग्रेस के साथ बात नहीं बन रही। और यहां पर देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। पहले माना जा रहा था कि झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा भी नहीं हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। अब आपके बगल में बैठ के तिवारी कह रहे थे कि अडानी ने लिस्ट निकाली है करके। आप सहमत है उस बात से? देखिए, किसने लिस्ट निकाली है, किसने लिस्ट नहीं निकाली है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अडानी का जो मुद्दा है उस पर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, हमारी पार्टी या शरद पवार साहब के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि अडानी के बारे में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, अगर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, नौकरियां निर्माण करना चाहते हैं, उनके साथ अगर संवाद किया जाए तो उसमें गलत क्या है?
हमारी ऑब्जेक्शन किस चीज पर होगी या कांग्रेस किस चीज पर ऑब्जेक्शन ले रही है वो अलग है। जो अदानी पर 2000 करोड़ रुपए के आप तो सावरकर के मुद्दे पर भी कांग्रेस के साथ नहीं है सर। नहीं, देखिए कांग्रेस के साथ है या नहीं है वो बात नहीं है। सावरकर जी का स्वतंत्रता की में बहुत योगदान रहा है, ये बात सभी मानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दा अलग है कि उन्होंने जो माफी मांगी थी वगैरह वगैरह, तो वो उनका कहना है, वो जनता के सामने रख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं दोबारा, मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं दोबारा। संजय शिरसाट यहां पर शपथ ले रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जितने असंतुष्ट आत्मा थी 2022 के, संजय शिरसाट उनको भी मंत्री पद की शपथ दी। सबको नहीं खुश कर पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट तो खुश हो गए, लेकिन दूसरी तरफ एक इस्तीफा आपके पास आ गया, और भी एक दो शायद आ सकते हैं। और हाँ, मैंने ये भी सुना कि भाई कोई हलफनामा लिया गया है कि 2.5 साल के बाद में मंत्री पद बदले जाएंगे। ये हलफनामा क्या है? बीजेपी तो कांग्रेस का मजाक उड़ाती थी ये सब चीज को लेकर, आप भी हलफनामे ले रहे हैं कृष्णा हेगड़े। साहिल जी, उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जो जासूसी अपने किशोर तिवारी जी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को, शायद उनको ही मालूम होगा। पहले आप मेरा जवाब दीजिए ना, उसके बाद जाते हैं किशोर तिवारी के पास। 2.5 साल के बाद मंत्रिमंडल बदली हो रहा है, लेकिन आपको एक बात डेटा वाइज प्रताप सरनाईक, नहीं सुनिए, डेटा वाइज मैं आपको बोलता हूँ, हमारे मंत्रिमंडल में 4 महिला है, उद्धव ठाकरे जी के मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 महिला थे। हमने 10% से ज्यादा जो महिला है उनको यहाँ पर चांस दिया है, और उद्धव ठाकरे जी के पास सिर्फ 3 ही महिला सरनाईक आ गए थे। वर्षा गायकवाड़, उस पर भी बोल दीजिएगा। प्रताप सरनाईक आ गए। सबसे पहले चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कृष्णा हेगड़े, सबसे पहली चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कि ईडी की तकलीफ हो रही है, बीजेपी के साथ चले जाते। आपको याद है ना, आप तब शिवसेना में थे कृष्णा हेगड़े। प्रताप सरनाईक ने पहले चिट्ठी लिखी थी। प्रदीप भंडारी ज्यादा जानते होंगे प्रताप सरनाईक को। प्रदीप भंडारी याद है ना? प्रताप सरनाईक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कि बीजेपी के साथ चले जाते हैं, ये तकलीफ रोकिए। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। नहीं, प्रताप सरनाईक याद है ना आपको? प्रताप सरनाईक याद है ना आपको? मामले हैं, सुनिए मेरी बात साहिल जी, मैं कह रहा हूं, देखिए आप दो चीजों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है कि राजनीतिक किसी की चॉइस, कि वो कोई भी पार्टी में जाए उसकी राजनीतिक चॉइस है। दूसरा होता है नहीं सर, जो राजनीतिक चॉइस संज्ञान के अंदर रहता है। देखिए, वो चिट्ठी में बताता हूँ क्या थी। जाके किसी को, अरे चिट्ठी में बता दो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ प्रदीप भाई, चिट्ठी बता देता हूँ ना क्या थी। प्रदीप भाई पता चिट्ठी क्या थी जी, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। चिट्ठी ये थी बेसिकली कि भाई ईडी के मामले चल रहे थे प्रताप सरनाईक के खिलाफ, किरीट सोमैया पीछे पड़े थे, तो वो उस पर चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को कि ये सब बंद करिएगा, हमारे पीछे ईडी पड़ी हुई है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बीजेपी के साथ जाते हैं, मामला शांति से निपट जाएगा। सबसे पहली चिट्ठी लिखने वाले विधायक आज जाकर मंत्री बने यहां पर, प्रदीप भंडारी। अब उन्हीं के एसेट्स को एनईएल स्कैम के अंदर ईडी ने अटैच किया था। मैं कहना चाहता हूं ये जो मामला है ये कोर्ट के संज्ञान में था, तो कभी कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, इसी कारण इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी ने जो अपनी इंक्वायरी है उसके अंदर लूप होल्स पाए गए या वो इंक्वायरी के अंदर सॉफ्ट हो गई। कोई कोर्ट की ऐसी कॉन्ट्ररी ऑब्जर्वेशन है कि उनकी चिट्ठी लिखने को कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन वो इन्फ्लुएंस हुई? तो आप मुझे बताइए, ऐसा मेरे हिसाब से मेरे संज्ञान में तो नहीं है। तो कोई भी राजनीति में कहीं भी जा सकता है, ये राजनीतिक उसकी चॉइस है। परंतु अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम नहीं कर रही, जिसके बारे में कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, जैसे कांग्रेस शासन के अंदर कहा करता था, तब हम लोग की अकाउंटेबिलिटी है। हम अपना कार्य कर रहे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी स्वायत्त है, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। किशोर तिवारी जी ने हाथ उठाया हुआ है। भरत गोगावले प्रतोद थे, चीफ विप थे, कई बार कहते थे कि भाई कोर्ट सिलाया हुआ है, मंत्री पद की शपथ दीजिए। 2022 से कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं, अब जाके उनको शपथ मिली है। क्या न्याय वागणूक देईल। किशोर तिवारी जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी ने जो कहा उसका। ईश्वर साक्षी शपथ घेतो। ये सरकार टुक सरकार है। टुक यानी ऑटो वाली सरकार है, और ये टुक सरकार के अंदर चुने हुए भ्रष्टाचारी लाके रखे हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाता है, ईडी उसको उसकी प्रॉपर्टी अटैच करती है, और वो दूसरे टुक वाले को साथ में लेके पार्टी तोड़ देता है। मैं आज बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा ने सारे आदर्श
सारे आदर्श जमीन पे रखकर इतनी करप्ट और व्याभिचारी लोगों का मंत्रिमंडल बनाया है कि महाराष्ट्र की सरकार, मुझे नहीं लगता कि किसानों के प्रश्न, बेरोजगारों के प्रश्न, महंगाई के प्रश्न नहीं छुड़ाएगी। हमारे गौतम अडानी को सारा महाराष्ट्र सौंप देंगी। मैं बहुत व्यथित होके बोल रहा हूँ साहिल। अच्छा, एक मिनट जरा। प्रदीप भंडारी जी, कल किशोर ही जी। प्रधानमंत्री ने, हाँ नहीं प्रदीप, नहीं आप जवाब दीजिए, मुझे बस एक आपको बीच में बस एक चीज ऐड करनी है। कल प्रधानमंत्री ने कुछ शपथ दिलवाई थी पार्लियामेंट के अंदर, जब वो संविधान की डिबेट को लेकर जवाब दे रहे थे। 11 संकल्प। उसमें से एक शपथ बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड नो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द करप्ट। और अभी देखिए विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एक के बाद एक जिन पर आरोप लगे वो सारे शपथ ले रहे हैं। प्रदीप भंडारी, संक्षेप में जवाब सर, उसके बाद ब्रेक पे जा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, आरोपों के आधार, जी बिल्कुल, आरोपों के विपक्ष का काम है आरोप लगाना। करप्ट व्यक्ति तब होता है जब कोर्ट उन आरोपों का संज्ञान ले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भले कोई किसी भी पार्टी के अंदर शिफ्ट हो, हमारी सरकार का मकसद है कि अगर कोई आरोप है उसकी जांच होगी और लॉ अबाइडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से कोर्ट उसको पनिश करेगा और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच करेगी। पर करप्शन की किंग सोनिया गांधी के साथ तो अलायंस ये कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, जिनको रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। इसका तो जवाब दे किशोर तिवारी जी। चलिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कांग्रेस के अंदर रहता है और आपकी अलायंस में होता है, करप्शन का किंग हो जाता है वो? इसका तो जवाब दीजिए आप। करप्शन के तो वॉशिंग मशीन उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। सावरकर का मुद्दा जब कांग्रेस उठाती थी तब शिवसेना उन्हें चप्पल मारती थी, लेकिन जब साथ में आई तब सरकार में जाकर बैठ गए। और यही मामला कहीं ना कहीं आज भी शपथ ग्रहण में दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार महाविकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल की पूरी शपथ आज हो जाएगी। 39 मंत्री आज शपथ लेंगे